नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु भारद्वाज। मेरे साथ है आहान्या, जो एक छोटी सी बच्ची है बिहार से। आहान्या को डायग्नोज़ हुआ था 2022 दिसंबर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ। तो मेरे साथ आहान्या की फैमिली के कुछ लोग हैं, उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप आहान्या की क्या रिलेशन में हैं? मासी हैं आप। तो जब ये घर पे डायग्नोस हुआ कि आहान्या को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो सब लोगों का क्या रिएक्शन था घर पे? सॉफ्ट क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई 18 ईयर या 16 ईयर तक इसका इलाज है, वो भी एस्ट्रॉइड के साथ। बिना एस्ट्रॉइड का कोई इलाज ही नहीं है। तो हम लोग शॉक थे फिर कि कैसे फिर इतने साल तक इतना लंबा ट्रीटमेंट कैसे चलाएंगे। इस वजह से फिर बाद में पता मतलब कुछ दिन तक तो हम लोग वहीं किए। फिर बाद में जो हमारे रिलेटिव डॉक्टर हैं उनके पास गए, फिर उन्होंने बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये सब चीज़ें। जी। तो हमारे साथ डॉक्टर अविनाश हैं, जो एक पीडियाट्रिशियन भी हैं मुज़फ़्फ़रपुर में, और आहान्या के फैमिली डॉक्टर भी हैं। तो सबसे पहले आप इनको डॉक्टर साहब के पास लेके गए। तो डॉक्टर साहब, जब बच्ची आपके पास आई तो तब आपने इसका कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड व्हाट वाज द फर्दर कोर्स? बच्ची हमारे पास जब आई तो इसको स्वेलिंग था। तो मैं इसको इन्वेस्टिगेशन कराया, रूटीन चेकअप कराया। उसमें पता चला कि इसको एल्बुमिन इसमें पाया गया यूरिन में, जो कि एक सब फर्स्ट फाइंडिंग्स है इसके लिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। तो मैं इसका ट्रीटमेंट चालू किया स्टेरॉइड से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं उनको रेफ़र कर दिया, जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट भी विथ सेम एडवाइस विथ स्टेरॉइड्स इसका ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद कुछ दिन ट्रीटमेंट होने के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं था, बार बार इसका स्वेलिंग आ ही जा रहा था, और साथ में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आने लगे थे। देखिए, इसके स्वेलिंग में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था, अप डाउन ऑन ऑफ हो रहा था। उसके बाद देखा गया कि इसको हेयर्स, बॉडी में जनरल हेयर्स आने लगे, जो कि सब लोग पेरेंट्स लोग भी पैनिक हो गए, क्या करना चाहिए। तो मैं एडवाइस किया कि एक बार आप एम्स भी चले जाओ। हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट सेंटर अभी तक जो नॉन है एम्स है, वहाँ गया, भेजा गया। तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट चला विद समहाउ विद सेम ड्रग्स स्टेरॉइड्स, तो जो कि इसका मैक्सिमम डोज तक इसको स्टेरॉइड दिया गया। उसके बाद भी इसका इम्प्रूवमेंट बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं हो पा रहा था। फिर इसको हम लोग प्लान किए। हमारे कुछ कलीग हैं, हमारे नॉन डॉक्टर हैं, जो कि आयुर्वेदिक साइंस से जुड़े हुए हैं। हमको बताया गया कि बॉस आप इससे जुड़िए, और कहीं कहीं कि नहीं तो हम लोग टीवी के थ्रू भी देखते थे कि हिम्स के बारे में बहुत सा ऐड आता था, और देखते थे कि बहुत सा केसेस इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ हद तक आइडिया मेरे पास था। तो मैं देखा कि क्यों बच्ची को वहाँ पर एक बार भेजा जाए और सुझाव लिया। इसी बीच में आपसे भी बात हुई थी, तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन हमको दिखाई दिया कुछ। तो हम सोचे कि एक बार मैडम के पास भेजा जाए, और पेशेंट आपके पास गया, और नो डाउट, और कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद एक बहुत सरप्राइज लगा। और अच्छा, जो हम लोग सारे एज बीइंग ए डॉक्टर और फैमिली मेम्बर हम लोग परेशान थे, लेकिन देखा इम्प्रूवमेंट वेरी फैंटास्टिक दिखाई दिया गया। और हम अभी तक देख रहे हैं जो भी इस बच्ची का जो पहले जो लुक था वो ड्रामेटिकली वेरी चेंज्ड, और हाँ वेरी चेंज्ड है, और वी आर वेरी सेटिस्फाइड। जी डॉक्टर साहब, तो इनको जैसे आपको कैसे पता चला कि हिम्स के बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, तो फिर हिम्स में आप इनको लेके आए? आप बच्ची के रिलेशन में आए हैं? पहली बार आए थे हम लेके। जी हाँ। तो फिर अभी जो बच्ची है, जैसे बिल्कुल इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, हेयर ग्रोथ अभी नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, तो इम्प्रूव्ड है। इसके पहले आपको क्या क्या किस लेवल तक एडवाइस किया जाए कि क्या क्या करना चाहिए? मतलब जैसे 60 mg से स्टार्ट हुआ था होमना कॉटिल, तो एम्स में भी गए तो वहाँ पे भी वही एडवाइस मिला कि 60 mg ही कर दीजिए। तो फिर हम लोग भी परेशान थे कि वहाँ पे भी वही कर रहे थे, यहाँ आके भी वही करना पड़ रहा है। तो अभी हमने जो ट्रीटमेंट आपने जो हिम्स पे लिया, वो क्या था? तो आपके पास जैसे ही आए तो आपने पूरा आयुर्वेदिक शिफ्ट किया। उसके बाद से इतना कम इसका हो गया स्वेलिंग वगैरह कि हम लोग देख के बहुत खुश हो गए थे। हम लोग को लगा कि हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें देखें, और महसूस भी कि यहाँ पे बाल था कंधे पे और फेस पे भी, तो वो सब कम हो गया, पूरा ख़त्म। सबसे ज़्यादा तो DIP डाइट वो किया, क्या बोलते हैं, हेल्पफुल था। आपकी कॉस्ट रही, इनकी ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट रही, वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी रही पर मंथ, जो इसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट रहता था? कुछ अंदाज़ा नहीं चलता था ना, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि स्वेलिंग जैसे ही आया, जैसे हल्का भी इन्फेक्शन हुआ
तो तुरंत स्वेलिंग आया। अब डॉक्टर के पास चले गए और वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट लिखे रेगुलर वहाँ से आए, फिर शांत हुआ तो थोड़ा लो किए, कम किए डोज। तो उस टाइम रेगुलर जो भी 4-5 दवाइयाँ चलती थी तो अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी लगता था। हाँ, और उसके बाद से फिर जब हिम्स में आए तो अब एक फिक्स रहा कि हम लोग को उतना ही दे पे करना पड़ेगा जैसा आपका ब्राउज़र था वो, तो उस हिसाब से ही रहा। अच्छा, तो जो डाइट है डीआईपी डाइट पर है अहान्या, तो ये फॉलो कर लेती है क्या? यस मैम, कर लेती हैं। इसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट मम्मी भी है तो करवाती है फॉलो। करवा लेती है। तो ये है थी अहान्या, जो कि बिहार से पेशेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, जो कि बहुत हाई डोज स्टीरॉइड्स पर थे। इनके जो मौसा जी हैं वो पीडियाट्रिशियन है खुद, उन्होंने खुद बताया कि मैक्सिमम डोज पर इसको रखा गया था, दैट इज़ 60 mg इस छोटी सी बच्ची को। अभी प्रेजेंट डेट में शी इज़ टोटली स्टीरॉयड फ्री सिंस 3 months एंड वो ठीक भी है बिल्कुल। बीच में उसको 1-2 बार बुखार भी आया, तब भी हम लोग भी थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थे कि माइट बी देयर कैन बी रिलैप्स, बट थैंकफुली she is perfectly all right and she is with us. Say hello to everybody, Ahanya. Hello. Yes, thank you so much. Hi, this is Vidika Batra from HIMSS Premier, and we have Meenu Meril from Dubai. She's a visionary thought leader and also a global influencer. Let's talk to her. Hi, Meenu. Hello, Vidika. I'm really good. Thank Thank you so much for coming here. I'm very happy to be here and really share my story for others to be inspired. Yes, we would really want you to share the story about your symptoms that were before and what exactly are you feeling right now? I would say on the verge of many usual chronic diseases and lifestyle diseases. Though I didn't have them necessarily, but my inflammation was very high and obesity was very strong, and I would manage it through meditation and things like that. And it was completely transformative when I came to your center. When we talk about inflammation, it can actually cause very chronic diseases. Yes. So talking about that, so your CRP marker at that time was 54, and how much is it now? It's 15. It's 15. that's So tremendous, it began in January, right? My journey with you. Yes. And it's 15 now, and I think it's probably even lower. I'm talking about 6 weeks ago is when I measured. Okay. It was 15. Perfect. And it's going in the right direction. Yes. I've lost more than 20 kilos of weight. And the journey continues. And what brought you to HIMSS Premier, and how was your experience there? What brought me to HIMSS Premier was I was feeling like really unwell from within, and I really felt that if I didn't act on it, then something quite untoward could happen. So I decided that 2023 would be my year of discovering a medicine-free living. I remember you calling me in the first week of January. Yes, indeed. I called you from Dubai, and I literally came direct to your place from the airport. And I would say, I never took medication, but I did take lots of supplements. And I've not taken any supplements since January. And I'm following the DIP diet. I don't have the hot tub as such, and I travel a lot, but DIP diet is absolutely that I do all the time. So that's your new normal now. Yes, it's my new normal. I sleep on a zero volt mattress. I make sure I have time in the sun. I make sure I walk on the ground. I have got the living water system at home, and I've created a way in which I can, create living water when I travel as well. Yeah, because I know you travel a lot. So how do you manage them? DIP diet is not difficult because you can always somehow get salads, and if I can't, then I might just go fast and just have coconut water or water for a day if it's really complicated. The main thing really that I got from here is getting the circadian set points. And I would say my biggest achievement, whilst the inflammation marker is the way you measure and the weight loss is the way you measure, I used to be addicted to food. So I would say I was a food addict. And that is what got transformed in 7 days. And that to me is the biggest achievement. Very few people talk about food addiction, and everybody is addicted to food because that is one problem that I'm facing with maximum patients in the hospital. What would you like to talk about the food addiction? It is the main thing is to first of all accept that food addiction is similar to drug addiction. Yes. It's similar to any other form of addiction. It is exactly the same. We behave as food addicts, grasping for food exactly like a druggie does, right? Absolutely. So first of all, accept that. And then the good news is with the BRC and HIMSS system,
synchronization of your 7 set points, circadian set points, enables you to get over the addict behavior. And then you can apply to food, you can apply to anything else. So it's really, the treatment is the same. You know? Coming from you, because you are a British citizen staying in Dubai, you've always been abroad, always lived there, and still you are coming to naturopathy. So that is one very motivating thing for our audience who's listening. So any message, or would you like to talk about your transformation also? Yeah, my main message is that it's never too late. You can always transform yourself at any time. It's a matter of your choice. Nobody can choose it for you, and nobody can take it away from you either. You choose, and then just stick to it. You know, give yourself 7 days to follow very rigidly exactly what is being asked of you. And I would say really go to a HIMSS premiere. And really follow it through for 7 days. Your life transforms completely in 3 days, and then you have 4 days to really lock it in. The addictions are gone, and then it's your choice to stay with it. And I've stayed with it. And I've really now, I mean, if I think about it, I saved so much money in the supplements that I was buying. I can now go to a regular shop and buy clothes for myself, which I never used to be able to. There's huge amounts of saving in terms of food as well. You know, I just eat what I want to eat when I want to eat in the DIP style. Yeah. There are many nuances. You know, and really understanding that we've been given the gift of all these medical protocols by the divine, like gravity, like heat, like sun, like water, like food. You know, let's just have that relationship with those, and you can heal yourself. You've put it so beautifully. I wish everybody understands this. So one last question, ma'am. What was your experience at HIMSS premiere? Well, I loved it. When you come in, you feel very held, you feel very cared for, you feel like, you know, you've come home, even though you're very, very vulnerable, and there's great empathy and respect for that. And you're experiencing different treatments that are getting you to detox, and you don't know how you're going to react. You know, you feel quite safe in putting yourself in the hands of the professionals that are there, led by Vidika, at the HIMSS premiere. Thank you. Thank you so much. Thank you for your kind words. डोडा से मेरे साथ हैं पठान अब्दुल गफ़ार भाई, और ये यहाँ पर ऑल द वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं कि इनको कितना बेनिफिट मिला है, कैसे ये डायलिसिस फ्री हुए हैं, हाँ, ग्रैड थेरेपीज़ और DIP डाइट को फॉलो करके। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इनको कब और कैसे पता चला कि ये CKD पेशेंट हैं। मैडम, मुझे मेरा स्टार्टिंग में तो रिपोर्ट मेरे एकदम वेट लॉस होने लगा, वेट लॉस होने लगा, मुझे बहुत थकान लगने लगी। जो काम मैं दिनचर्या था कर रहा था वो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने रिपोर्ट निकाली, उसके अंदर मुझे बताया गया कि आपके दो किडनी फेल है और किडनी का क्रिएटिनिन लेवल आपका हाई है। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो डायलिसिस में जाना पड़ेगा, डायलिसिस कराने पड़ेंगे। और उसी दौरान मुझे डायलिसिस चालू हो गए। 7 महीने तक मैंने संलग्न डायलिसिस करे, और डायलिसिस करते करते भी मैडम मुझे इतना सुकून नहीं था जो भी है। ऐसे चमड़े निकलना, स्टिचिंग होना, चखा पूरी चेहरे, अच्छा जितना भी जिस्म है मेरा चमड़ी का पूरा ब्लैक हो जाना, मैं बहुत उससे तकलीफ़ में था। इतना मैं सर विश्वरूप सर का एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा, वो वीडियो देख कर मैंने उस पर फॉलो कर दिया। जैसे DIP डाइट है, और शेट वाला अपना पलंग पे होता है वो किया था मैडम। उससे मुझे इतना फ़र्क हुआ ना, हेड डाउन ट्रीटमेंट, इतना फ़र्क मुझे हो गया मैडम कि मेरे 2 डायलिसिस जो हफ्ते में चल रहे थे ना वो बिल्कुल ही बंद हो गए। DIP डाइट और ये अपने हेड डाउन से, और गर्म पानी के अंदर 40 डिग्री बैठने से, हॉट वाटर थेरेपी से करने से। आपके डायलिसिस कितने समय तक चले? मैडम एग्जैक्ट मेरे को भी याद है, पक्का याद है कि मुझे 7 महीने संलग्न, हफ्ते में 2 बार, और जहाँ तक मैं 20-25 दिन एडमिट रहा ना तो हफ्ते में 3 बार मुझे डायलिसिस किया जाता था। एंड आपका कितना खर्चा आया करता था? मैडम स्टार्टिंग में तो बहुत आया, फिर उसके बाद हमारे उधर एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे आप लोगों को कार्ड बना देते हैं, वो कार्ड पे अपना डायलिसिस फ्री होता है। मेडिकल की दवा आप लोगों को पैसों से लेनी पड़ती है, पर डायलिसिस टोटल फ्री। तो उसका कितना खर्चा आया करता था जो आप दवाइयाँ लेते थे? उसका हफ्ते का समझो 700-800 रुपये खर्चा हो जाता था मैडम। एक हफ्ते की दवा 700-800 रुपये की पड़ जाती थी। अब्दुल जी, मैं चाहूँगी कि आप सबको बताएं कि आप क्या काम करते हैं और आपके लिए कितना मुश्किल था, और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? अरे मैडम, देखने जाए तो मेरी फैमिली में टोटल 11 जन है मुझे छोड़कर। मेरा एक छोटा भाई है,
वो उसका इंतकाल हो गया, गुजर गया है। उसकी फैमिली मेरे साथ है और उसका पूरा खर्चा मम्मी, मैं और मेरे फैमिली टोटल 11 और 11 जन के लिए कमाने वाला सिर्फ एक मैं ही, और मेरे सब बच्चे छोटे छोटे, कोई बड़ा नहीं है कि जो कमा के मुझे दे। फिर भी देखो आपके मेहनत से और मुझे हिम्मत मिली कि नहीं कुछ तो है भी बात में, कुछ चीज़ है। तो मैं सुबह उठ के पहले ही सबसे पहले स्कूल ऑटो की वर्दी 6 बजे उठता हूँ, स्कूल की वर्दी मारता हूँ और 8 बजे 8:30 बजे वर्दी ख़त्म होती है। ऐसे मैं टेलरिंग का भी काम करता हूँ, ऐसे मैं टेलर भी हूँ और रिक्शा भी ऐसे वर्दी की चला लेता हूँ और मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, एकदम कंफर्ट, एकदम परफेक्ट। जैसे मैं जो पहले लाइफ जी रहा था वही लाइफ अभी मैं जी रहा हूँ बिना डायलिसिस से। बहुत 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 बढ़िया। एंड लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी डायलिसिस फ्री होकर आपको कैसा लग रहा है? अरे मैडम ऐसा समझो कि मुझे नई ज़िंदगी मिली है, तो समझो दुआओं से और विश्वरूप सर की टीम जो बहुत मेहनत हम जैसों के पीछे कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है जैसे हम उनकी कुछ ऐसे लग रहे हैं कि अपना ही है। उनको बंदों को अच्छा करना है और अच्छे होकर अब समाज में अच्छे से घूमना फिरना है और फ्री लाइफ जीना है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे और CKD पेशेंट्स को जो डायलिसिस पे जा रहे हैं? उनके लिए तो एक ही मैसेज है कि जो विश्वरूप सर, उनकी जो टीम है जितनी मेहनत करती है, जो बता रही है, जितना भी DIP डाइट है, हॉट वाटर है, शीट वाला प्रोग्राम है, जितना भी सर कह रहे हैं उस पर अगर तुम फॉलो करते हो ना तो ये बीमारी है ही नहीं। समझो आप पहले वाली लाइफ आराम से जी सकते हो और अच्छे से जी सकते हो। नमस्ते, मैं राजा मुकीम CVM हिम्स जयपुर से। आज सोहिल मेरे साथ में है जो CKD पेशेंट हैं। इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, उसके बारे में हम जानते हैं सोहिल से। सोहिल जी तुम्हें कब पता लगा? सर ये मुझे 16 दिसंबर को पता चला, 16 दिसंबर को जो मेरी हल्की सी यहाँ पे सूजन आई थी और पेशाब में हल्का सा ब्लड प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने इसको दिखाया, हॉस्पिटल में चेक कराया ब्लड, तो ब्लड ग्रुप उसमें ब्लड में दिक्कत आई हल्की सी। तो उन्होंने ये बताया आपकी दोनों किडनियों में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अच्छा जी, प्रॉब्लम होने के बाद फिर उन्होंने देखा अच्छे से, तो उन्होंने बताया आपका डायलिसिस होगा और दूसरी चीज़ किडनी ट्रांसप्लांट होगी। अच्छा जी सर। तो फिर मैं गया लखनऊ, फिर मैंने लखनऊ में भी दिखाया, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप जल्दी से एडमिट हो जाइए, आप ज़्यादा टाइम के लिए है नहीं, आप जल्दी से फटाफट ये करवाइए, डायलिसिस करवाइए। मैं अभी डायलिसिस के लिए आपको बोल देती हूँ, अभी करवाइए डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। तो फिर मैंने सर उनको मना कर दिया। मैंने मना करने के बाद मैं डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं कराऊंगा। फिर उसके बाद मुझे आपका पता चला हिम्स हॉस्पिटल का। तो मैंने, हाँ जी सर, फिर मैंने आपसे बात, जयपुर का? जी हिम्स जयपुर का। फिर मैंने कांटेक्ट किया आपके यहाँ पर रिसेप्शन पे। फिर उन्होंने बताया कि आप ये प्रॉब्लम, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी मैंने सब बताया उनको। तो उन्होंने ये बोला कि आप आ जाइए, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। तो फिर मैं पहुँचा हिम्स में पहुँचने के बाद फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, जो भी दिक्कत थी सब हुआ। फिर उसका चेक कराया। फिर दूसरी चीज़, आने के पहले क्या दिक्कत थी तुम्हारे को? जब उस टाइम आए थे उस टाइम क्या दिक्कतें थी? सर दिक्कत यही थी, बस सूजन थी चेहरे पे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ब्लड आना बंद हो गया था, पेशाब से जो आ रहा था वो बंद हो गया था। बस सूजन थी चेहरे पे। ठीक है। फिर उसके बाद जयपुर CVM हिम्स में कितने टाइम रहे आप वहाँ पे? मैं 1 हफ्ते रहा। 1 हफ्ते रहे जी। और वहाँ से जाने के बाद क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है, मैं कंफर्टेबल हो गया। मतलब जो प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में, चलने में, वो भी एकदम रिलैक्स हो गई। पानी में बैठने से बहुत ही रिलैक्स फील होता है। अच्छा जी सर, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाएंगी बस। और अभी कितना टाइम हो गया आपको? मुझे सर आपके 19 फरवरी से 6-7 महीने हो गए आपका इलाज लिए हुए। और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। मैं अपना एडवेंचर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बढ़िया सब कुछ खा रहा हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर बिल्कुल। ग्रेट सिस्टम को अडॉप्ट करना और जो हमारी बनाई हुई डाइट को आपको लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है, आपकी डाइट बहुत ही अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल डाइट है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बढ़िया रहेगा। डाइट लेते रहें आप लोग, जो सर लोग आप लोग जो बताते हैं वही उसी के हिसाब से चलते रहें और कंफर्टेबल रहेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अभी आपको लगता है कि आगे कहीं डायलिसिस से आज जाना पड़ेगा आपको? जी सर बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर डायलिसिस से जाएंगे तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊंगा, जो हूँ बिल्कुल शरीर मेरा बचेगा नहीं। 50% वो लोग तो ख़त्म कर ही देते हैं, फिर एंड में बोल देते हैं कि ट्रांसप्लांट कराओ। ये बड़ी पैथोलॉजी वाले यही करते हैं, ये दिक्कत है। तुम पढ़ाई कर रहे हो या अभी कोई काम कर रहे हो? जी सर अभी मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, अब मुझे बस अब आगे भी पढ़ाई करना है। मैं BA कंप्लीट कर चुका हूँ अपना।
तुम्हें क्या लगता था जब पहली बार पता लगा तुम्हें किडनी की समस्या हुई है कि आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में? सर मुझे थोड़ी घबराहट हुई, मुझे ये लगा कहीं मैं चला ना जाऊँ, कोई प्रॉब्लम काफ़ी ना हो जाए डायलिसिस करवा के, इसलिए तो मैंने डायलिसिस पे नहीं करवाया बिल्कुल। अब जब तुम्हें पहली बार किडनी की समस्या पता लगी तो उस टाइम आपके फादर मदर का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन उनका थोड़ा घबराहट वाला रिएक्शन था, उनको भी नहीं कुछ जानकारी थी, तो फिर दिक्कत हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जानकारी लेने में। तो फिर उसके बाद आपका हॉस्पिटल पता चला जब मुझे काफ़ी आराम मिला, 90% आराम मिल चुका है जी। अब घर वालों का क्या रिएक्शन है? उनको लगता है कि तुम्हें आगे कुछ ऐसी दिक्कत होने वाली है? नहीं सर, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है अब कि डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है, वो बिल्कुल डर एकदम नहीं। बढ़िया अच्छे से हैं। वो कह रहे हैं आप लड़का हमारा जैसा है बढ़िया अच्छा है, घूमे फिरे बढ़िया, खाए पिए, पढ़ाई अपनी कंप्लीट करे और अपनी जॉब करे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रही जी है? बिल्कुल। उनको अब डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर नहीं लग रहा सर, वो भी कंफर्टेबल हैं, पूरा घर कंफर्टेबल है और मैं भी एकदम कंफर्टेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया। आपने जो सुझाव दिए थे मतलब ऐसे करो वो करो, ये सब मैं आपके बिल्कुल एकदम आपके साथ चल रहा हूँ। जो आपने बोला था कि इस बीमारी को भूल जाओ, मेन समस्या होती है इधर से, इसको माइंड से हटा दो आप कि आपको कोई बीमारी है, माइंड से आपने हटा दिया तो 50% आपकी बीमारी इधर ही ख़त्म हो जाएगी बस, और आप अच्छे से जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत परेशानी एकदम बढ़िया। तो आपने देखा सोहिल से बात करके, सोहिल को जो प्रॉब्लम थी आज 6-7 महीने हो गए उनको सीवीएम हिम्स जयपुर में ट्रीटमेंट लिए हुए, और कितना बेनिफिट हुआ है। उसके घर वालों को जो डर था वो डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका मैं है। एक और कहना चाहूँगा सर कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो माइंड की टेंशन होती है, आप उसको हटा दें और आपका जो ड्रीम है वो आप पूरा करें बस। अच्छा जी, और आपका इलाज लें हिम्स में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माइंड होता है ना, माइंड सबसे ज़्यादा दिमाग खर्च करता है और इसी से प्रॉब्लम होती है। इसको आप हटा दें कि हमको कोई बीमारी है, कोई टेंशन हो रही, ये भूल जाएं आप, बीमारी एकदम भूल जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं कि कोई बीमारी है हमको, बिल्कुल बीमारी भूल जाएं, एकदम आप एंजॉय करें लाइफ को, बस बीमारी को छोड़ दें कि हमें बीमारी को साइड में हटा के रख दें। कुल मेरा कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि बीमारी को आप हटा के रख दें, आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो चलने दें, कोई दिक्कत नहीं है, इलाज अच्छा लें, बस बढ़िया रहेंगे आप। मैंने भी एक आपको ड्रीम दिया था जब गए थे, तो वो आप आओगे जल्दी उसको पूरा करने के लिए? जी सर बिल्कुल आएंगे और आपसे फिर दोबारा मिलेंगे हम, बिल्कुल जल्दी ड्रीम पूरा होगा कंप्लीट एकदम, और बढ़िया अच्छे से। तो ये है सोहिल जिनसे हमने बात करी, और इनको क्या बेनिफिट हुआ है उसके बारे में इन्होंने पूरे अच्छे से बताया है। अब इनको नहीं लग रहा कि इनको आगे डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इनको कोई अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ ऐसा लग रहा था कि मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अब पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल है जो नॉर्मल हर आदमी का होता है। तो यही हम चाहते हैं कि किडनी की समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बनी हुई है, इसको ठीक किया जा सकता है। बीआरसी सर की एक मेहनत थी, एक सपना था जो उन्होंने पूरा करके दिखाया और लोगों को काफ़ी फ़ायदा आ रहा है। हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन ललिता भारद्वाज डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की टीम से। आज हम केस डिस्कस करेंगे प्रियांशी गुप्ता का। ये प्रियांशी बच्ची है जिसको डायग्नोस हो गया था टाइप 1 डायबिटीज़, एंड ये पटना बिहार से है। एंड जब इसको डायग्नोस हुआ तो इसका इंसुलिन चल रहा था कम से कम 20 से 22 यूनिट डोज चल रहा था, और इसने हमसे कांटेक्ट किया और अभी इसका इंसुलिन बिल्कुल नहीं चल रहा एंड इसका ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहता है। तो आइए इसकी रिकवरी, प्रियांशी की रिकवरी, इनके पेरेंट्स से बात करते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ, मैं पटना से, मेरी बच्ची के नाम प्रियांशी गुप्ता है, और 22 अक्टूबर 2022 में मेरी बच्ची को टाइप 1 डायबिटिक हो गया था, टाइप 1 डायबिटिक हो गया था। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और मुंबई अपोलो हॉस्पिटल और सीएमसी भेलोर भी गए, सभी जगह इलाज हुआ, लेकिन सभी जगह इंसुलिन ही चला। उसके बाद में जब मैंने पटना आया तो इंसुलिन देने के बाद मेरी बच्ची को शुगर और डाउन हो जाता और डेंजरस रूप में चला जाता था, हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ। तो उसके बाद हम लोगों को पता चला कि नहीं, कि मेरे जानने पहचानने वाले अशोक अंकल है, उनसे हमको पता चला कि सर बीआरसी सर के बारे में। तो हम लोगों ने कंसल्ट कर गए, वर्चुअल ओपीडी इनसे लिए, तो उसके बाद 2 से 3 दिन में ही इंसुलिन फ्री हो गई।
चलिए सर, अच्छी बात है। तो सर जब आपको पता लगा कि बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 है तो आपको कैसा महसूस हुआ? एज ए फादर आपको कैसा? एकदम शौक। ओके, ठीक है। तो सर आपने इसको बच्चे को कैसे ट्रीट किया? इसका ट्रीटमेंट कैसे फिर आपने चलाया? ट्रीटमेंट तो पहले इंसुलिन चला, फिर हम लोग इंसुलिन से बहुत डर लगता था क्योंकि उसको जब नीडल होते थे हम लोग को बहुत पेनफुल लग रहा था। बिल्कुल समझ सकते हैं। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम होता था और हम लोग चाह रहे थे कि इंसुलिन छूट जाए। तो आपके बारे में पता चला कि नेचुरोपैथी के द्वारा इनका इलाज सही से हो जाएगा और इंसुलिन फ्री हो जाएगी और 2 से 4 दिन में ही फ्री हो गई। चलिए ठीक है। जैसे कि प्रियांशी अभी इंसुलिन फ्री है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर सबको? हम सभी को मैसेज यही देना चाहते हैं कि एलोपैथ को छोड़े, नेचुरोपैथी को अपनाएं। चलिए सर, थैंक यू। तो ये प्रियांशी है, से हेलो बेटा। हेलो। तो ये प्रियांशी है जो अभी इंसुलिन फ्री हो चुकी है DIP डाइट के साथ। मेरे साथ प्रवीण पगाडाला जी हैं। ये सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से आए हैं और इनको IgA नेफ्रोपैथी CKD स्टेज 5 डायग्नोज हुआ था। तो चलिए सुनते हैं इनसे ही कि इनको कैसे डायग्नोज हुआ था और कब डायग्नोज हुआ था। हाय, मुझे डायग्नोसिस जैन 2021 में हुआ था। रेगुलरली वॉमिटिंग्स और हेडेक्स रहता था तो मैं ENT डॉक्टर विज़िट करता था। वो लोग मुझे पेन किलर्स वो सजेस्ट करते थे ये बता के कि माइग्रेन है बोल के। वो माइग्रेन टैबलेट्स लेता था, पेन रिलीफ रहता था। फिर थोड़ी देर दिन के बाद फिर वो पेन ज़्यादा रहता था। फिर डॉक्टर के पास गया था, ही यूज्ड टू इंक्रीज द डोज। ऐसे चलते जाके वो मेरे को वॉमिटिंग्स तक गया स्टेज। वॉमिटिंग्स देन ब्लड वॉमिटिंग्स। एक स्टेज ऐसा है कि मेरा विज़न ब्लर होना स्टार्ट हो गया, लेफ़्ट आई पूरा कम्प्लीटली ब्लर हो गया था। देन आई विजिटेड एन आई डॉक्टर। उन्होंने चेक करके बताया कि आपका ब्लड सेल कुछ बस्ट है आई में, जाके पहले BP चेक करवाए। एंड आई वेंट टू नॉर्मल फिजिशियन फॉर BP चेकअप। ही चेकड एंड वो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा BP है, फिजिशियन से मीट कीजिए बोल के। तब जाके एक फिजिशियन से मीट करना था। ही सेड कि आप इमीडिएटली पहले आपको कुछ टेस्ट करना है। तो उन्होंने टेस्ट किया, बायोप्सी किया, आस्क मी टू एडमिट गेट इन पेशेंट एडमिट होने के लिए बोला था। उसमें बायोप्सी करके एडमिट होने का 3rd डे दे केम एंड टोल्ड मी कि आपका स्टेज 5 IgA नेफ्रोपैथी है, बोथ किडनीज आर 80% डैमेज बोल के। तो ये पूरे प्रोसेस में जब मैं माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट के लिए था, एक भी डॉक्टर ने मुझे थोड़ा भी हिंट नहीं दिया कि आपका BP एक बार चेक कीजिए या KFT प्रोफाइल चेक करवाइए। किसी ने भी नहीं था। एवरी डे जहाँ भी जाता था माइग्रेन पेन किलर, माइग्रेन पेन किलर। उसके बाद मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ जैन 2021 से वीकली ट्वाइस। अभी वो डायलिसिस जैसे स्टार्ट हुआ वहाँ से ही मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था। अभी कोई स्कोप नहीं था, ये ओनली चांस था कि ट्रांसप्लांट करवाओ। डायलिसिस तो साइड में करवाना ही था। तब मैं रिसर्च करना स्टार्ट करा कि कुछ और अल्टरनेटिव होगा क्या। तो नवंबर में विश्वरूप सर का ये ग्रैड थेरेपी के बारे में उन्होंने ऐसा लाइव इवेंट में बताया था। तब मैंने डिसाइड किया मुझे ये करना है बोल के। तो मैंने इनके टीम को अप्रोच किया, VOPD सब्सक्रिप्शन लेके मैंने स्टार्ट किया। जैन 17 2022 को मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अभी आप डायलिसिस स्टॉप करके देखेंगे बोल के। तब मैंने स्टॉप किया डायलिसिस। 1 वीक चेक किया, कुछ बॉडी में डिजेबल या कुछ इश्यूज नहीं हुए थे। BP नॉर्मल था, वेट गेन सब नॉर्मल था, स्वेलिंग कुछ नहीं रहता था। वैसे करते करते 1.5 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर हो गया बगैर डायलिसिस रह के। अमेजिंग एक्सपीरियंस पगाडाले जी का। मैं जानना चाहूँगी पगाडाले जी कि आप को जब पता चला था तो आपके फर्स्ट रिएक्शन, जैसे आपने बताया कि आपको डिप्रेशन हुआ था, तो डेफिनेटली आपने ये पर्सनल लॉस हुआ। अब प्रोफेशनली भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ झटका लगा होगा, तो प्लीज़ उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कि मेरा ये जो वॉमिटिंग्स ऐसा हुआ एडमिट होने के बाद सोचा था कि नॉर्मल थिंग है मेरे फूड हैबिट्स की वजह से। लेकिन जब डॉक्टर आके मेरे को फर्स्ट टाइम बोला कि डॉक्टर मेरे से भी डायरेक्टली नहीं बताया, मेरा ब्रदर को बताया था कि ये है सिचुएशन। ही केम एंड नॉर्मली बोला कि आपको कुछ बताने का है, डरो मत बोल के। ही सेड कि आपका IgA नेफ्रोपैथी क्या है भी मुझे पता नहीं था। आपके 2 किडनीज फेल हो गए, 80% डैमेज है एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। मुझे आज भी याद है वो शॉक जो मेरे को स्पाइन से लेकर पैर तक गया था। वो एक काइंड ऑफ शॉक गया था मेरे बदन में। इतना डर गया था ये क्या है। I mean, मेरे को ऐसा एक डिसीज़ है उसके बारे में पता नहीं था।
बाद में जब डायलिसिस होता था, रेगुलरली डायलिसिस होता था, रोता था मैं वो डायलिसिस बेड पे रह के कि ये क्या है लाइफ इसकी काम। और मुझे ज़्यादा डर मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली का था, कैसे करूँगा, छोटे बच्चे हैं, हाउ टू हैंडल देम बोल के। लेकिन जब ये ग्रैड थेरेपी जब से स्टार्ट हुआ ना, तब मेरे को एक होप दिखा कि नहीं, मैं देयर इज़ एन अल्टरनेटिव, उस पर रह सकते हैं बोल के। जैसे जैसे ग्रैड थेरेपी ये थेरेपीज करने के बाद अभी पता चला कि हाँ, देयर इज़ एन अल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक 100% क्योर्ड कि तुम्हारा 100 साल का कुछ लाइफ मिल गया, ऐसा नहीं है। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्टेबल। अभी जब जो डिप्रेशन था अभी नहीं है मुझ में वो डिप्रेशन। आई फील ओके, गुड। मेरे काम वो सब कर लेता हूँ, बाहर जाता हूँ, घर के काम कर लेता हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा वीकनेस तो रहता है, बट आई फील गुड। वो बगैर डायलिसिस से भी मैं ठीक हूँ। वेरी नाइस बगैलाली जी। मैं जानना चाहूँगी कि आपको कितने बार डायलिसिस के लिए आप जाते थे वीक में? वीकली ट्वाइस रहता था, मंडे और थर्सडे। एंड आपका कितना खर्चा हुआ करता था वीकली या मंथली मेडिसिन में और डायलिसिस में? मेरा डायलिसिस का एक्सपेंडिचर मंथली 29,000 रहता था। और ऑफिस में मेरा प्रोफेशनल साइड में मेरा लकी था कि मुझे ऑफिस से बहुत हेल्प मिला। मेरे डायरेक्टर जो भी थे, उन्होंने मेरा कंडीशन देख के मुझे बहुत लीनियंट दिया कि ठीक है, अब 8 आवर्स काम नहीं और थोड़ा कम कर लो। बहुत जब भी मेरा हेल्थ इश्यूज रहता था, दे यूज्ड टू सपोर्ट मी। उस तरीके से मेरा अदर थिंग्स बहुत सपोर्टिव है, मेरा फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग। और ये डायलिसिस का भी मेरे फ्रेंड्स हेल्प करते थे। लेकिन एक्सपेंडिचर तो था 29,000 पर मंथ होता था, मेडिसिन सब और अदर मेडिसिन जो लेता था। लेकिन जब से मैंने डायलिसिस स्टॉप किया था 1.5 ईयर, मोर देन 1, आज तक एक भी टैबलेट नहीं है। वो मेरा एक लिस्ट रहता था, 9 टैबलेट्स रहते थे। धीरे धीरे वो टेपर डाउन हो गया। और एक थिंग, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम रहता था, हाइपर थायराइडिज्म 0.01 ये लेवल के नीचे ही रहता था मेरा। डॉक्टर ने बोला था कि ग्लैंड निकाल दो, सर्जरी करवा दो, आपका ग्लैंड कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन नेचुरोपैथी में आने के बाद विदिन 2 मंथ्स मेरा टैबलेट स्टॉप हो गया थायराइड का। अभी मोर देन 1 ईयर है, मैं आज तक एक भी थायराइड का टैबलेट नहीं लिया। इट्स इन नॉर्मल रेंज ना। वो एक समझ में नहीं आता कि मैंने ब्लेसिंग है। आई मीन दे टोल्ड कम्प्लीटली कि वो ग्लैंड काम ही नहीं करेगा अभी, लेकिन स्टिल वर्किंग हूँ। देखिए, ये तो एकदम मिरेकल ही हो गया कि डॉक्टर ने जिसको बोल दिया था कि इसे निकाल दीजिए शरीर से, एंड वो बिल्कुल ठीक हो गया है। प्योरली डाइट से हुआ, वो तो मैं बोल सकता हूँ कि जब से मैंने एनिमल प्रोटीन को छोड़ के दूर हुआ, तब से ये चेंजेस दिखा मेरा। तो अभी आप कैसा फील करते हैं कि आपको थायराइड का कोई इशू नहीं है, आप डायलिसिस पे नहीं जाते हैं, कैसा फील करते हैं? हेल्थ वाइज ठीक ही रहता है, कभी कभी वीकनेस आता है, बट आई फील गुड कि वो डायलिसिस तो नहीं है, ठीक हूँ। थोड़ा वीकनेस तो रहता है कभी कभी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी किडनी पेशेंट्स या जो भी IgA नेफ्रोपैथी के, आप एक बार ट्राई कीजिए ये मेथड को। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आके सब बंद करने के लिए तो वे नहीं बोलेंगे। दे विल पहले मॉनिटर करके, टेपर डाउन करके, दे विल गाइड यू। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तो मेरे को तो पॉसिबिलिटी दिखा। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इन्होंने मेरे को जो डाइट और प्रोटोकॉल, उसमें मैंने 60% किया ड्यू टू सो मैनी रीजंस। अगर आप और थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो शायद आपको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ही दिखेगा। ये मेरा 60% में मेरे को इतना डिफरेंस दिखा। डेफिनेटली। एंड पगाटाला जी ने अपनी जो थेरेपीज़ हैं उनको भी पार्शली करना स्टार्ट कर दिया। अभी वे फुली नहीं करते हैं, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी ये नहीं करते हैं, ये हेड डाउन टिल्ट एंड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करते हैं। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच पगाटाला जी, आप इतनी दूर से हमारे पास आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं पर्सनली विश्वरूप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं बहुत वेट करता था उनको एक बार पर्सनली देखने के लिए, बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू होल हार्टेडली। अगर वो नहीं रहते तो शायद मैं कहाँ पर रहता था आई कैंट गेस। आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू विश्वरूप सर, हमको ये एक अल्टरनेटिव दिखाने के लिए। इस चीज़ के बारे में हमको आइडिया भी नहीं था। हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन ललिता भारद्वाज, डायबिटीज एक्सपर्ट फ्रॉम डॉक्टर विश्वरूप चौधरी टीम। आज हम बात करेंगे जयंत के केस के बारे में। ये जयंत दहिया है, इसको डायबिटीज डायग्नोस हुआ था 2021 में, अगस्त 2021 में। एंड जब इसको डायग्नोस हुआ डायबिटीज़, तो इसका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रहता था एंड इसको इंसुलिन के लिए बोल दिया था डॉक्टर्स ने। ये कम से कम 20 से 22 यूनिट इंसुलिन लेता था डेली। एंड उसके बाद इसने हमसे कांटेक्ट किया
और DIP डाइट स्टार्ट किया 2021 से एंड अभी ये इंसुलिन फ्री है और इसका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। तो आइए जानते हैं जयंत की मदर से उसकी रिकवरी की जर्नी के बारे में। नमस्कार, मैं अंजू सोनीपत से। ये हमारा बेटा जयंत है। हमारे बेटे जयंत को अगस्त 2021 में डायबिटीज़ हो गई थी और इसका जो शुगर लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था। HbA1c इसका 11.7 था उस टाइम पे। लेकिन अगस्त के लास्ट में हमें यूट्यूब के थ्रू डॉक्टर BRC सर की वीडियो देखने को मिली और उससे हमने स्टार्ट किया तो वो इम्प्रूवमेंट दिखी। इसीलिए हमने सितंबर के फर्स्ट वीक 2021 में ही DIP चार्ट को VAPD के थ्रू परचेज कर लिया और उसको फॉलो करने की 10 to 12 डेज़ के अंदर ही इसकी इंसुलिन बंद हो गई। और ये सर का मार्गदर्शन है, भगवान की दया है कि अभी 2 साल हो जाएंगे और ये बच्चा इंसुलिन फ्री है। और इस DIP डाइट से मैं कहना चाहूँगी ये सिर्फ इंसुलिन फ्री नहीं है, इसकी जो स्टेमिना है, इसकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी काफ़ी बूस्ट हुआ है। ठीक है, तो एज ए पेरेंट्स आपको कैसा लगा जब बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोस हो गया था? बस वो तो आप समझ ही सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितना पीड़ाजनक होता है जब उसको पता लगता है कि उसके बच्चे को ये ऐसी बीमारी हो गई है और उसको 3 से 4 बार कम से कम इंजेक्ट करना है और वही उसका लाइफ टाइम इलाज बताया जाता है, तो बहुत पीड़ाजनक स्थिति होती है। ठीक है, समझ सकती हूँ अंजू जी एज ए पेरेंट्स कितनी प्रॉब्लम होती है। एंड आपको कैसे पता लगा डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में? हमें यूट्यूब के थ्रू मैम डॉक्टर BRC सर का पता लगा था। ठीक है, तो मैं बात करूँगी कि एक्सपेंस के बारे में। जब आप इंसुलिन पे, ये बच्चा इंसुलिन पे था तो इसका कितना एक्सपेंस होता था इसके इंसुलिन पे? मैम वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन वो शायद कॉस्टली ही आते हैं। 2 इंसुलिन लिए गए थे, एक लेंटस था और एक एपिडरा था। ठीक है, तो मैम जैसे अभी बच्चा इंसुलिन फ्री है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही कहूँगी कि एक सिर्फ घर बैठे एक ऐसा इलाज मिल रहा है तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और बच्चा बिल्कुल अभी मैं बोलूँगी कि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसका स्टेमिना इतना बढ़ गया है और ऐसा जो ट्रीटमेंट है घर बैठे मिलता है तो मैं उस सब के लिए सर का और उनकी पूरी टीम का और ख़ासकर ललिता मैम का सह दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी कुछ लाइनें मेरे लिए हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। उनका कहना, आपका कहना मैम कि हम 24 घंटे बच्चे के लिए ही हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप हमें डिस्कस कीजिए, उनसे ही हमें उस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू अंजू जी। तो ये जयंत है, से हेलो बेटा। हेलो। ये जयंत है, ये अभी बिल्कुल इंसुलिन फ्री हो चुका है एंड देखिए कितना हेल्दी भी है एंड बहुत अच्छे से रह रहा है और DIP डाइट अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये अब मैम इसका स्टेमिना इतना बढ़ गया है कि ये पहले 100 से 200 मीटर भागने में भी इसको बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ये 25 से 26 मिनट में जिम भी करता हूँ, अब मैं अपनी बॉडी बनाता हूँ। 5.5 से 6 किलोमीटर के अंदर ये बॉडी भी बना रहा है, जिम भी करता है। चलिए, थैंक यू। मेरे साथ अभी जो पेशेंट मौजूद हैं वो हिम्स प्रीमियर से ट्रीटेड हैं और इनका नाम है डॉक्टर भरत भूषण जी। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। जी। मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में से आया हूँ। अच्छा, स्टे इन दिल्ली। आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में? हाँ, प्रॉब्लम्स जो हैं, मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी 38 साल से और 33 साल से मेरे को हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और इनमें दवाई चल रही थी और 1985 से जैसे दवाई खाना शुरू किया डायबिटीज़ की, तो 2004 में दवाई 3 तरह की दवाई खाते हुए भी शुगर बढ़ गई तो 500 से ऊपर चली गई। तो फिर चेकअप कराया तो इंसुलिन शुरू हो गई ट्वाइस ए डे और फिर 2010 में फिर बढ़ गई ट्वाइस ए डे इंसुलिन लेते हुए भी। कितनी चढ़ गई? 550 तक चली गई। तो फिर इंसुलिन 4 टाइम शुरू हो गया, 4 टाइम्स अ डे, 3 टाइम खाने के तुरंत पहले और शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग रात को सोते समय। अच्छा जी, तो ये चलता रहा 2022 तक। 2022 में मेरे को पता लगा कि एक ये हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल सेक्टर 42 गुरुग्राम में है और वहाँ वो 72 आवर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें वो मतलब बताया ये जा रहा था कि भाई
3 दिन के अंदर 72 घंटे में वो आपको सारा कुछ सिखा देंगे और करके दिखा देंगे कि आपको आगे हाँ क्या फॉलो करेगा आप, तो आपका ट्रीटमेंट ठीक हो सकता है। आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ठीक भी हो सकती है जी। और दवाइयाँ जो खा रहे हैं वो और इंसुलिन जो लग रहा है वो छूट भी सकता है। तो मैं कहा नथिंग, 72 घंटे की बात है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। तो वो मैंने फिर 16 से 18 दिसंबर 2022 में हिम्स हॉस्पिटल में 72 आवर्स प्रोग्राम किया। और मेरे को डर लगता था हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट एडमिट होने में, लेकिन वहाँ पहुँचे तो बहुत होमली एटमॉस्फेयर भी था और मेरे को लगा कि भाई ये तो 5-6 स्टार हॉस्पिटल होटल टाइप फैसिलिटीज़ भी हैं। हाँ, उसमें एयर कंडीशन रूम्स भी और हॉट, सर्दी थी तब तो हीटर्स वगैरह थे, सारा कुछ था। तो फिर उसमें उन्होंने जो ट्रीटमेंट शुरू किया तो उन्होंने देख के सारा रिपोर्ट्स वगैरह आगे पीछे मेरी सारी देख के, तो वो कहते जी आप जो तीन टाइम इंसुलिन ले रहे हो दिन में वो बंद कर दो आज से ही। फर्स्ट डे बोला उन्होंने। तो मैंने कहा कर देते हैं, क्योंकि मेरे सेंसर लगा हुआ था। मैं कई साल से मैं सेंसर लगा के चल रहा था, तो सेंसर में इमीडिएटली देख सकते हैं शुगर कितना है। मैं कहा कुछ ऊपर नीचे होगा तो मेरे को पता लग जाएगा। तो मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने और जो डायबिटीज़ के पेशेंट कैंप में आए थे उनको सेंसर लगा दिया, मेरे पहले ही लगा हुआ था सेंसर जो है लगे हुए। मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह दिन का इंसुलिन बंद कर दिया। रात का मैं 40 यूनिट्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ले रहा था रात को, तो वो कहते ही 20 कर दो। मैं कर देते हैं। फर्स्ट डे से ही रात को मैंने 20 लगाया। अच्छा, फिर खाने में जो है फर्स्ट डे से जैसे हम 15th को इवनिंग में आ गए थे, तो 16th को सुबह ही वहाँ पे उन्होंने 6 बजे सुबह वो अदरक और ये हल्दी के पीसेस खिलाए और साथ में हुंजा टी पिलाई। और उसके बाद फिर कहते कि जी आपका 94 kg वेट है, तो आप 94 × 10 940 ग्राम या उससे ज़्यादा फल खाइए सुबह। अच्छा। वही ब्रेकफास्ट है आपका। अच्छा। मैं कहा ओके। अभी क्या वेट है आपका? अब मेरा 76.5 काफ़ी कम हुआ है। 17.5 किलो कम हो गया। उसको मैं किया कुछ नहीं, अपने आप ही कम हो गया। अच्छा, फिर डाइट से हाँ वो फैट एक्स्ट्रा जो उठा के घूम रहे थे वो सारी चली गई। हाँ निकल गई। अच्छा, तो वो उसका फिर खाना जो है अपना, वो कहते ही लंच से पहले आप सैलेड खा लो आधा किलो। वो दे भी रहे थे काट के 4-5 तरह का, फ्रूट्स भी 4-5 तरह के थे, तो वो खा लिए। अच्छा, वो खाने के बाद फिर लंच भी बहुत अच्छा मिला, खा लिया। फिर रात को डिनर भी जल्दी अर्ली डिनर करवा रहे थे 6 बजे शाम को। सैलेड खा लिया, उसके बाद डिनर भी कराया। अच्छा, फिर डॉक्टर BRC ने जब मेरा सारा शेड्यूल 3rd डे पे देखा तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप सेकंड प्लेट जो नॉर्मल फूड है डिनर में मत खाइए। अच्छा। अब वो अभी तक नहीं खा रहा, रात को सैलेड ही खाता हूँ शाम को, और वो भी दिन में ही खा लेता हूँ। अच्छा। अंधेरा होने से पहले। हाँ, बॉडी क्लॉक को मेंटेन रखने के लिए करके। हाँ, और फिर 12 घंटे कुछ नहीं खाता। अच्छा। शाम को 7 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक 12 घंटे नहीं कुछ खाता। अच्छा। और पहले तो मैं 4 घंटे से कुछ ना कुछ खा रहा था। अब नहीं खाता। हाँ, 6 मील्स अ डे। अच्छा, वही बात है। तो ये फॉलो करने से फिर 3rd डे पे मेरा शुगर 20 यूनिट्स मैंने रात को लगाया, तो अगले दिन सुबह 4 बजे मेरा शुगर लो 67 हो गया। मैं चक्कर से घबराहट सी हुई, मैंने चेक किया तो 67। तो फिर मैंने गुड़ वगैरह खा के उसको 120 पे किया, 125 पे किया, तो वो ठीक आ गया। अच्छा। आई वॉज फीलिंग बेटर। तो मैंने रियलाइज़ किया कि दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी। हाँ जी। तो मैं ये फ्रूट्स एंड सैलेड और वो कभी खाया नहीं था फ्रूट्स और सैलेड पहले। सोचते थे कि उससे शुगर ना बढ़ जाए या ये है, सैलेड के पे ध्यान ही नहीं दिया था। अच्छा, तो वो फिर आगे फॉलो किया, घर आके हमने फिर वो फॉलो किया सेम चीज़। और करते करते फिर इंसुलिन 20 यूनिट्स लगाता रहा मैं। फिर मैंने सोचा कि इंसुलिन तो बंद नहीं हुई, 20 यूनिट्स का एक तो रात को लगा ही रहा हूँ। फिर मेरे को ध्यान आया कि वहाँ पे हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल सेक्टर 42 गुरुग्राम में उन्होंने 1-1, 2-2 किलो के मिलेट्स के पैकेट रखे हुए हैं रिसेप्शन पे। तो
वो फिर मैं जाके लेके आया। मिलेट्स, हाँ, 6 तरह की मिलेट्स होती है। वो मैंने फिर उसके बाद इस बीच में मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये मिलेट्स बनाना कैसे है। वो कहते यूट्यूब पे मिलेट्स का शब्द डालो, सब कुछ आ जाएगा। वो डाला तो उसमें वो सारे क्वेश्चन आंसर हो रहे थे कि इसकी रोटी कैसे बनाना है, इसके चावल कैसे बनाना है, आपको पता चला? एवरीथिंग। तो मिलेट्स मैंने खाना शुरू कर दिया। लंच में आफ्टर दी सैलेड के बाद जो सेकंड प्लेट मिलेट्स की खाना शुरू कर दिया। उसके बाद रात को मैं सेकंड प्लेट ले ही नहीं रहा था, तो मेरा वो जो 20 था वो भी भारी पड़ गया। वो 20 यूनिट जो रात को ले रहा था वो मेरा शुगर लो होने लगा, तो मैं 20 से 10 किया, फिर छूट गया। वो छोड़ने के बाद भी शुगर नॉर्मल रही। हाँ जी, और इसी दौरान जो ब्लड प्रेशर की मैं 3 तरह की दवाई ले रहा था, 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। एक 8 आवर्ली थी, दूसरी 12 आवर्ली थी, एक सिंगल थी। तो एक 3-6 गोली हो गई रोज़ की। तो ऊपर ट्रीटमेंट करते थे, ये हॉट वाटर थेरेपी है और चीज़ें हैं, मसाज वगैरह है। वो 3rd-4th फ्लोर पे होती थी, तो लिफ्ट बिजी थी। तो मैंने कहा चलो चढ़ के चलते हैं सीढ़ी से। मैं हाफ गया, ऊपर बाहर कुर्सी बैठना पड़ा। और फिर मैं घर पे भी 4 स्टोरी सीढ़ियाँ हैं। पहले मैं धीरे धीरे रेलिंग पकड़ के धीरे धीरे पहुँचता था 5 मिनट में, जब मैं दिसंबर में जाने से पहले वहाँ। अच्छा, अब मैं बिना कुछ पकड़े ऐसे भाग के चढ़ता हूँ, जैसे मोदी जी प्लेन से उतरते हैं किसी भी देश जाके, बिना कुछ पकड़े, फास्ट स्पीड में। बहुत अच्छी बात है सर। आप मतलब कुल मिला के आप ठीक हो चुके हैं। हाँ, अरे चेंजेस बहुत अच्छे आए हैं। बहुत अच्छे चेंजेस आ गए। अब कोई ब्रेथलेसनेस नहीं। नमस्ते, मैं राजा मुकीम सीवीएम हिंस जयपुर से। आज मेरे साथ सागर हैं। सागर एक किडनी पेशेंट है। इनको क्या दिक्कत थी, कैसा रहा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सागर से कि सागर, तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में कब पता लगा? मुझे अराउंड 8 to 9 मंथ पहले पता चला था। क्या दिक्कत हुई थी आपको? और जैसे उस टाइम पे मेरा करियर का एकदम मेन पीक का टाइम था। जैसे मेरे करियर में जैसे मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता था, तो फ्रीलांसिंग वर्क में ऐसा टाइम आया जिस टाइम पे मुझे फ़ॉरेन की ट्रिप वगैरह अलाउ हुई कंपनी की तरफ से। थाईलैंड वगैरह की ट्रिप वगैरह अलाउंस हुई, और जो पिक के टाइम पे ही ये चीज़ हुई है। तो उस टाइम पे बहुत हार्ड था वहाँ से निकलना सबसे पहले तो, क्योंकि वो टाइम पे थाईलैंड जाना मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, क्योंकि फ़्लाइट में बैठना और वो सब चीज़ें। तो जैसे ही वो टाइम आया, उस टाइम पे मुझे तुरंत जैसे पता चला कि मुझे चक्कर वगैरह ऐसे आने लगे। खाना जो है वो जा ही नहीं रहा था, खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था, सीधी वॉमिट हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो हॉस्पिटल में जाके आते हैं, एक बार चेकअप करवाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में गया, उन्होंने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, जस्ट फीवर वगैरह उस टाइप का। 2 दिन एडमिट रहा। तीसरे दिन तुरंत बोला कि आपको जो है किडनी की तकलीफ़ है, और उन्होंने बोला कि आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और उस तरीके से डरा दिया कि फादर, और अब उस टाइम पे अगर कोई ऐसे बोले कि चांसेस बहुत कम है। मेरा ऑक्सीजन लेवल 50 अराउंड आ चुका था। जैसे 50 अराउंड अगर ऑक्सीजन आ गया तो फादर वगैरह भी बहुत टेंशन में थे, चक्कर वगैरह उनको भी आ गए थे देखते ही कि 50 अराउंड ऑक्सीजन। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने सीधे से कहा कि इसको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब डायलिसिस के लिए रेडी होना पड़ेगा, और जो गले में करवाते हैं सेंट्रल लाइन कराते हैं वो करवाना पड़ेगा। फादर ने बोला कि क्यों करवाना है ऐसा, तो उन्होंने बोला करवाना ही पड़ेगा वरना जान को खतरा हो सकता है। तो अब उस टाइम पे कोई भी पहला डायलिसिस कब हुआ आपका? 9 मंथ अराउंड हुआ था। जस्ट उसी टाइम पे जब बनाया मेरा सेंट्रल लाइन वगैरह लगाया, तो उन्होंने फिर बोला कि डायलिसिस आपको करना पड़ेगा। डायलिसिस बिना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि अगर आप डायलिसिस नहीं करोगे तो आपकी लाइफ है ही नहीं। तो फिर मेरी तब 8 to 9 मंथ पहले हुई थी डायलिसिस। उस टाइम तुम्हें कैसा लगा कि तुम्हारा जीवन में अब क्या होने वाला है, आगे कैसे सर्वाइव करोगे? पहले तो जब डायलिसिस स्टार्ट हुई तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सेंट्रल लाइन वगैरह लगती है तो वो चीज़ हमें नहीं दिखती, क्योंकि सेंट्रल लाइन ऐसी होती है, हमें ऐसे रखते हैं, मशीन एक साइड पे होती है। तो
तो वो मशीन में जो ब्लड आ रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा। मैं कंफर्टेबल हूँ और मेरी आंखें धीरे धीरे ऐसे बंद हो रही थी। तो फादर बोले कि आंखें बंद मत करना। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। फादर बोले नहीं, पापा रोने लगे, पापा को चक्कर आने लगा, क्योंकि फादर वो चीज़ देख रहे थे ब्लड निकलते हुए। और किसी फादर को ये चीज़ देखना कि मेरे बेटा सोया हुआ है और यहाँ से ब्लड आ रहा है और वो अभी सोना चाहता है, तो वो फीलिंग उनकी मैं नहीं बोल सकता। तो उस टाइम पे फादर को चक्कर वगैरह। कितने डायलिसिस हुए तुम्हारे? मेरे 1 मंथ के लिए हुआ था, अराउंड 10-11 जैसे 10 से 11 मेरे डायलिसिस हुए हैं। और जैसे ही डायलिसिस हुए तो उसके बाद पापा हम ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे थे कि डायलिसिस से बचा जाए। हमने मतलब जहाँ पे डायलिसिस हो रही थी उनसे पूछा कि अब आगे क्या है प्रोसेस, खाली डायलिसिस ही करते रहना है या कुछ उसका सॉल्यूशन भी है। तो उन्होंने बोला सॉल्यूशन है, होगा, पर डायलिसिस कंटिन्यू रखो। अब डायलिसिस कंटिन्यू रखने पे हमें उन्होंने ऐसा बोला कि अब हफ्ते में जो आपकी 2 डायलिसिस हो रही है अब 3 करनी पड़ेगी। ये तो सॉल्यूशन नहीं है। फादर ने सीधे बोला कि हम दूसरा कोई ऑप्शन देखते हैं। कब पता लगा सीवी हिम्स जयपुर के बारे में? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जब पता चला तो हम गए, किरण हॉस्पिटल है सूरत में, बहुत बड़ी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे ऑप्शन देखने गए तो डॉक्टर ने सीधे यही बोला कि आपको चेंज करनी पड़ेगी किडनी, और उसके प्राइसेस 25 लाख, वो कोई भी पे नहीं कर सकता। और उन्होंने ये चीज़ मेरे सामने बताई कि चेंज करना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं पहली बार रोया, क्योंकि मैंने इतना सीरियसली कभी नहीं लिया था। तो फिर वहाँ से रिटर्न आते वक्त जब मैं रो रहा था तो फादर ने बहुत से वीडियो हिम्स के हमारे बहुत से वीडियो ऐसे देखे हुए थे पहले से, और नेबर्स में से भी हमें कॉन्टेक्ट्स मिले। उन्होंने बोला कि हिम्स में एक बार विज़िट करके देखो आप, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हमने रिज़ल्ट्स देखे हुए हैं, वीडियोस देखे हुए हैं, सब चीज़ें देखी हुई है, एक बार खाली विज़िट करो। तो सूरत में आपकी ऑफिस है, वहाँ पे मतलब खाली वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि जयपुर जाइए, जयपुर में जो मेन सर आपको मिलेंगे उनसे बात कीजिए क्या है कैसे। फिर मैं आपसे कांटेक्ट हुआ था, फिर आपके पास आए थे हम लोग। ऐसा लगा कि जस्ट फैमिली के साथ मैं 7 दिन ऐसे ट्रिप पे आया हूँ। 7 दिन ट्रिप किए, थेरेपी वगैरह की, पूरा इंजॉय किया सब चीज़ें, और सब कुछ सीख के लिया। सबसे बढ़िया कि सीख के लिया। जो भी क्वेश्चन है स्टाफ ने सब चीज़ों में सपोर्ट किया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने पूछा और उन्होंने आंसर नहीं दिया हो। जो चीज़ें भी पूछी, भले मेरे जोक्स हो या कुछ भी हो, सब चीज़ें मैं पूरा सपोर्ट किया और सब चीज़ें समझाई भी अच्छे से। वहाँ पे खाने में कोई दिक्कत हुई? खाने मैं सच बताऊँ तो वहाँ पे जो कुक है उनके हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा था। बहुत मतलब सब लोग मतलब ऐसे थे कि 1 टाइम के लिए देते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे है कि जितना खा सकते हो वैसे खा सकते हैं। वो आंटी के साथ ही इतना अच्छा मेरा था कि 2-3 बार ऐसे रूटीन ऐसे बहुत अच्छा। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि डायलिसिस पे अभी 8 मंथ हो चुके हैं। 8 महीने तक मैंने कोई भी डायलिसिस नहीं करवाई है। ओके, और कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह? डिस्कम्फर्ट वगैरह से तो कुछ भी नहीं है, डिस्कम्फर्ट वगैरह। ठीक है। नो। तुम्हारी शादी हो गई? मैरिज बाकी, इसीलिए तो लुक्स को लेके ज़्यादा टेंशन है। तो वो भी सब पूरा अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हें अब पहले लग रहा था कि शायद शादी मैं नहीं करूँगा, अब एक उम्मीद जागी होगी कि मैं अब आ गई है। अब है। तो ये सागर हैं, इनने क्या बदलाव देखा? जो डायलिसिस पे थे 8-10 डायलिसिस करा चुके थे और सब कुछ हो गया, और अब इनमें बदलाव है। 8-10 महीने से इन्होंने कोई डायलिसिस नहीं कराया और इनको अब लग रहा है कि इनको शायद आगे डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डाइटिशियन ललिता भारद्वाज, डायबिटीज एक्सपर्ट फ्रॉम डॉक्टर विश्वप्रभा चौधरी टीम। आज हम बात करेंगे हार्दिक के बारे में। ये हार्दिक है सोनीपत हरियाणा से। बच्चे को डायग्नोस हुआ था डायबिटीज टाइप 1। जब इसका डायबिटीज डायग्नोस हुआ था तो इसको इंसुलिन चलता था,
काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 15 से 20 यूनिट चलता था इसको इंसुलिन पर डे। एंड उसके बाद इन्होंने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को कांटेक्ट किया और DIP डाइट फॉलो किया। उसके बाद अभी इस बच्चे का इंसुलिन बिल्कुल माइनर है एंड बिल्कुल हेल्दी है बच्चा। एंड जब ये आया था तो ये काफ़ी इरिटेट रहता था। तो आइए बच्चे की रिकवरी की जर्नी के बारे में इनके पेरेंट्स से ही बात करते हैं। हेलो, ये मेरा बेटा हार्दिक है। जब इसको डायबिटीज़ हुआ था तब ये 2 साल का था और अभी ये 4 साल का है। तब इसने हमें बहुत ज़्यादा ही परेशान किया हुआ था। इस इफ़ेक्ट इसका लीवर पे भी बहुत ज़्यादा था, एसिड लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिससे सांस में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। और डॉक्टर्स ने बोला था कि इसको लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन देना पड़ेगा और कभी भी इसको ऐसा नहीं होगा कि इंसुलिन नहीं देना पड़ेगा, इंसुलिन से ही जिएगा भी अगर जिएगा तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुके थे। फिर हमारे पड़ोस में हैं अंजू दीदी है, उनके बेटे को भी डायबिटीज़ हो गया था। फिर उनका बेटा अब बिल्कुल हेल्थी है, बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन बिल्कुल ही बंद हो गया उनका और वो बिल्कुल आज अच्छे से रह रहा है। लेकिन मेरे बेटे को हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको 4 यूनिट लेंटस 4 यूनिट एपिड्रा 4 टाइम के लिए देना है इसको, यानी कि दिन में 20 यूनिट इसको पूरे दिन में देना होगा। तो इससे हम टोटली डिप्रेस्ड हो गए थे कि अब हम क्या करें, इतना छोटा सा बच्चा है, इसको 4 टाइम के लिए हम इंजेक्शन कैसे देंगे। पर फिर मेरे बेटे ने इसने भी बहुत कोऑपरेट किया। हमने डॉक्टर विश्वरूप सर की डाइट को फॉलो किया, सर से हमने फॉर्म फिल किया और उन्होंने हमें इतने अच्छे से डाइट के बारे में बताया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो हमारी गाइडेंस में खुद डॉक्टर ललिता मैम थी जिन्होंने हमें गाइड किया और इतना अच्छे से ट्रीट किया कि इवन मैं रात को 10 बजे फ़ोन करती थी तो 10 बजे भी उन्होंने कॉल उठाया है मैम ने। थैंक यू मैम आपका दिल से कि आज मेरा बेटा है, 2 साल हो गए इसको डायबिटीज। मैं और बच्चों को देखती हूँ उनका बहुत ज़्यादा इंसुलिन चला हुआ है, हम बल्कि उनको गाइड करते हैं कि भी आप इंसुलिन को छोड़ के आप डाइट फॉलो कीजिए। और मेरे बेटे ने डाइट का बहुत कोऑपरेट किया कि जो हमने खिलाया उसने अच्छे से खाया, जो चीज़ हमने दी। आज वो सिर्फ 1 यूनिट भी चला हुआ है, छोटा है, 1 यूनिट लेंटस पे हम इसको पूरा दिन कंट्रोल करके रखते हैं इसकी डाइट को, इसकी डायबिटीज़ को। ठीक है, तो मैम एज ए पेरेंट्स आपको कैसा फील हुआ था जब ये बच्चे को डायग्नोस हुआ था डायबिटीज़? मैम इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि क्या करें क्या ना करें, इतना छोटा बच्चा है और इसको इंजेक्शन देंगे तो हम लाइफ टाइम के लिए कैसे देंगे। मैंने सर से वहाँ डॉक्टर सर से पूछा कि उन्होंने बोला कि इसको लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन देना पड़ेगा। मैंने बोला सर आप ये बताओ कि कितने टाइम के लिए मैं मेरे बेटे को इंसुलिन दूँ। तो उन्होंने बोला कि आप टाइम का तो इशू ही नहीं है, आपको इसको लाइफ टाइम के लिए देना पड़ेगा। मैं बोली सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसको लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन दूँ। तो वो बोले कोई ऑप्शन नहीं है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, BP है, इनका कोई इलाज ही नहीं है कि इसका लाइफ टाइम के लिए आपको दवाइयों से ही चलेगा, अगर चलेगा ट्रीट, इसी से कंट्रोल हो सकता है डायबिटीज़, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला आप बच्चे को जानकारी इसका मतलब बच्चे की इसका एसिड लेवल इतना बढ़ा हुआ, आप इंसुलिन नहीं दोगे तो बच्चा जान से भी जा सकता है, इतना डरा दिया था उन्होंने हमें। फिर हमने डॉक्टर सर की डाइट के बारे में हमने देखा, सर्च भी किया, बताने के बाद तो हमने फॉर्म फिल किया। उसके बाद तो हमने डाइट को इतना अच्छे से फॉलो किया कि आज मेरा बेटा मतलब बहुत हद तक मतलब टोटली ना परेशान करता है, इतना इंटेलिजेंट है, हर एक बात सुनता है। बहुत इरिटेट रहता था मैम ये डाइट से इसका, बल्कि इसमें हीमोग्लोबिन इसका मैम 6.5 था, अब इसका 14। चलिए वेरी नाइस मैम। जी 14.7। देखिए HB भी काफ़ी बढ़ गया है। एंड मैम अगर मैं बात करूं कि एक्सपेंस की, जब ये बच्चा इंसुलिन पे था एंड इसके इन्वेस्टिगेशन हुए तो कितना एक्सपेंस हुआ था आपका? मैम इसको हमने 3 बार एडमिट करवाना पड़ा था हॉस्पिटल में और इसका मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब तक तो टोटली सारा आ ही गया था मैम। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है तो? मैम मैं तो यही कहूँगी, अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी देखना चाहते हो, अगर आप उसको पेन रिलीफ करना चाहते हो तो आप अच्छे से डाइट को फॉलो करो, जिससे बच्चे मतलब उसको पेन भी नहीं होगा। इतना छोटा सा बच्चा है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन लाइफ बच्चे की कितनी ख़राब हो जाती है अगर आप उसको हर टाइम के लिए इंसुलिन भी तो हम पेरेंट्स दे रहे हैं। बड़ा होगा उसको तो ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं है, वो बड़ा होगा उसको तो सिर्फ पेन से इंसुलिन लगाना है लाइफ टाइम के लिए, क्या देखा उसने। तो इसलिए मैम मैं तो यही कहूँगी आप अच्छे से डॉक्टर सर की गाइडलाइंस में जाइए और अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक कीजिए। और सबसे बड़ी बात है मैम, इसको जब से हमने डाइट को फॉलो किया, कभी फीवर,
कभी खांसी जुकाम अगर हो माइनर हुआ है तो मैंने काढ़ा वगैरह देके घर पे ठीक कर लिया। उसके बाद जब से डाइट फॉलो किया हमने कभी हॉस्पिटलाइज करवाने की जरूरत नौबत ही नहीं आई मैम। वेरी नाइस मैम। हाँ जी मैम। चलिए मैम, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।